चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज फिफ्थ सेशन है चाइल्ड साइकोलॉजी शॉर्ट कोर्स का। और बहुत क्विकली रिव्यू करने के लिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हमारे 6 सेशंस को हमने ऐसे डिवाइड किया था कि शुरू के 3 सेशंस में मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है, चाइल्ड की बेस पे काम करना है, जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज बेसिक नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ भी लो, पढ़ भी लो। और जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रही हो, तो थोड़ा सा पहले चेक करना कि नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल एज रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से क्या है। फिर हम जो है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट से हट के बात करना शुरू करते हैं। और ऑब्वियसली फिर आपके ऊपर है, आपको अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, आप उसको आगे कैसे बढ़ाते हो। जितनी आप बॉन्डिंग एक्टिविटीज करोगे, जितना आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, जितना आप उसके साथ खेलोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना रीड करोगे, ये तमाम चीजें बच्चे की आईक्यू डेवलपमेंट में, बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स में, बच्चे की इंटेलिजेंस में, वोकैबुलरी में, सब के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू teach your child to be confident, responsible, to be a quick and smart decision maker, तो ये तमाम चीजों के लिए शुरू से ग्राउंडिंग करानी है, राइट? Or magical years are the early 5 years of life. So for those of you who have children under the age of 5, you have a blessing. आप ऑब्वियसली देखें, क्लास में जब हम बातें करते हैं तो हम एक लिमिटेड थ्योरी आपसे शेयर करते हैं। हर घर की कहानी, हर काइंड ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट अलग होता है। तो अब आपकी जो है वो स्मार्टनेस ये है कि यू टेक द नॉलेज दैट वी हैव गिवन यू एंड यू स्टार्ट एंड सीइंग कि मेरे घर में या मैं अपने बच्चों के साथ ये कैसे कर सकती हूँ। एंड देन इफ एनीवेयर यू आर स्टक कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे अपने बच्चों के साथ अप्लाई करूं, तो फिर आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, राइट? और जो हमने लास्ट क्लास की थी वो हम मॉड्यूल 2, सॉरी मेरा मतलब मैं आपको उसको मॉड्यूल 2 बुला रही हूँ कि हम अगर 2 हिस्सों में कोर्स को कर रहे हैं। तो हम मॉड्यूल 4 पे थे, जो चाइल्ड और पेरेंटिंग की बिगिनिंग थी कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग है, और वो कैसे जो है वो बच्चों पे और बच्चों से बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बच्चों के बिहेवियर पे असर करता है। एंड देन वी डिड अ क्विक A to Z टू सी के क्या चीज आप अपने लिए भी और अपने एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए भी डेवलप कर सकते हो, ताकि एक अच्छा माहौल सेट हो, राइट? ऊपर नीचे हर जगह कोई ना कोई परेशानियां, चैलेंजेस, स्ट्रेसर्स जिंदगी का हिस्सा है, वो चीज तो है। लेकिन उसके अलावा कॉन्शियसली आप क्या कर सकते हो कि आप अलर्ट हो कि हाँ, आप इरादा करो, आप इंटेंशन अपनी सेट करो, नियत सेट करो कि ये चीजें हैं जिनका मुझे कॉन्शियसली माइंडफुल होकर ख्याल रखना है कि हाँ, ये मैं कोशिश करूंगी कि इस तरीके से मैं अपने घर के माहौल को या अपने अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन को लेके चलूं। तो जहां तक स्ट्रेसर्स की बात आ रही थी, और वाकई आजकल मतलब हर रोज हम सुबह खड़े हो रहे हैं, और अगर आप न्यूज देखो या फोन पे ही देखो, तो कहीं ना कहीं कोई चीज हो रही होती है दैट जस्ट मेक्स यू फील so overwhelmed, right? There is so much around you which is stressful. सो आई थॉट कि चलें आज, क्योंकि हमें बात करनी है इमोशंस के ऊपर और हमें बात करनी है फीलिंग्स के ऊपर, तो मैंने कहा चलें हम पहले थोड़ा सा अपने अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ ये करो। और सोचने का काम है इसमें, राइट? तो एवरीडे थिंग्स जो आपके आसपास होती है, चाहे वो एक रबर बैंड है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे च्युइंगम है, चाहे बैंडेड है, चाहे टूथपिक है, कोई भी एक आइटम अगर हम ले रहे हैं, तो फॉर अ सेकंड आई वांट यू टू थिंक कि अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पे आई डोंट नो पेंसिल का काम है लिखना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगी कि अच्छा पेंसिल से और हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका मेरी जिंदगी में क्या मुझे और मैसेज मिलता है पेंसिल से, व्हाट इज इट दैट द पेंसिल इज ट्राइंग टू टेल मी। तो कोई आइडिया किसी के माइंड में आता है कि हमने स्ट्रेस की बात की, हमने कहा कि थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज करना है, तो अगर पेंसिल है तो पेंसिल से मैंने क्या लेसन सीखा जिंदगी में? कोई आइडिया? व्हाट इज इट? Any no right and wrong. What is the lesson I can learn from a pencil? We can write our own story. Beautiful. We can write our own story and we can write the way we
choose to write our story, right? बड़ा पावरफुल जुमला है ये कि you literally write. और पेंसिल्स का बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारी चीजें हैं, बट यू कैन चूज एंड यू कैन ट्रेजर द गुड मेमोरीज, राइट? यू कैन राइट। और मैंने जब आपको A to Z बताया था तो मैंने आपको इंडिकेट किया था हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन मैंने आपको इंडिकेट किया था कि प्लीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, particularly in your child and योर रिलेशनशिप, कि वो जो मेमोरीज आप बना रहे हो उसको ट्रेजर भी करो। तो अब तो खैर फोटोज को प्रिंट करने का जमाना ही नहीं रहा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट अगर पॉसिबल है तो प्लीज कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्रेजर बॉक्स बनाओ, वो आपका और हर बच्चे का। 3 बच्चे हैं तो 3, 5 तो 5, लेकिन हर बच्चे का अपना होना चाहिए जिसमें मेमोरेबल थिंग्स, वेदर इट इज आई डोंट नो some favorite photos or some small kind of memorandum, yeah. There are people who have kept बचपन से आज तक बच्चे की सारी सर्टिफिकेट्स or whatever it is, लेकिन something which is a treasure box basically, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको ओवरबोर्ड चले जाएंगे तो इसको होर्डिंग कहते हैं। यानी वो ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो आई डोंट नो किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो उन्होंने अपने जो टिश्यूज हैं उसको भी संभाल के रखे कि नहीं नहीं इसमें मेरी मेमोरी है या ये भी। तो व्हेन इट बिकम्स टू मच देन अनफॉर्चुनेटली बिकम्स पैथोलॉजिकल। लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स को याद रखना, अपने पास रखना, उनको नोट डाउन करना बड़ा पावरफुल है। सो एक और हम ट्राई करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो, च्युइंगम। कैन यू थिंक च्युइंगम? च्युइंगम से क्या लेसन मिल सकता है हमें? Anybody has an idea in chewing gum? Again, no right and wrong. No, क्या करना है च्युइंगम? आप करते हो तो क्या कर रहे होते हो? What are you doing? For those of you who have ever attended, I don't know, a workshop on stress management or something, तो मजे मजे की एक्टिविटीज जो है ना वो च्युइंगम के साथ ही कराते हैं। क्योंकि बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स अ रिदमिक मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ दैट इट डज। सो बहुत इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, बिकॉज अगेन देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस on your group, and maybe you can think, okay, what does the pencil remind me of, yeah, what does the rubber remind me of, yeah, what the eraser reminds me of, what the toothpick reminds me of, right? Reminds me of sometimes picking the good qualities into myself. कभी होता है ना, हम बस एक ही चीज है, बस हम अपने ऊपर लग जाते हैं, और सब सब अच्छी चीजों में भी हमने बस वही पकड़ के लाना है जो नेगेटिव है या कुछ ऐसा है। द बबल गम रिमाइंड्स मी टू स्टिक टू इट सो दैट यू डोंट गिव अप, है ना? ऐसे उसमें चिपकने वाली सलाहियत है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन आपको ये एक्टिविटी कराने का मकसद ये है कि समटाइम्स बड़ा जरूरी है कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम अपनी जिंदगी में कभी बड़े लिटरल थिंक कर रहे होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े अपने इरादे में पक्के होते हैं, लेकिन फिर उसी पॉइंट पे अटके हुए हैं। हम नहीं देख रहे कि अच्छा और प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकता है मेरा, और सोचने का या समझने का या अप्रोच करने का अंदाज कैसे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है? तो होपफुली जब हम आज की डिस्कशन करेंगे, आज का टॉपिक करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि मैंने शुरू में ये वाली एक्टिविटी या इस पॉइंट को क्यों डिस्कस किया। तो बात हमारी जो लास्ट सेशन में कंप्लीट हुई थी वो ये थी कि हम कह रहे थे पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बेसिकली इज अ जर्नी, राइट? कुछ अच्छे दिन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल मोमेंट्स। कुछ देयर कैन बी चैलेंजेस, समटाइम्स देयर कैन बी टाइम पीरियड वेयर यू आर लाइक ओह आई एम स्टक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, या मैं किस तरीके से ये मसले को हैंडल करूं। तो पेरेंटिंग इज एन अमेजिंग जर्नी, राइट? समटाइम्स इट कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग एंड इट कैन फील वेरी काइंड ऑफ इन कंट्रोल, कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। समटाइम्स इट कैन बी हार्ड एंड देन आपको लगता है हाँ आप सब सही है। तो अप्स एंड डाउन्स जैसे जर्नी में होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही आपका पेरेंटिंग का राइड है। लेकिन जब हम आते हैं मैनेज करने में, जब हम आते हैं इमोशंस को, बच्चे को समझने में, जिस तरीके से हमने पेरेंटिंग में कहा था कि देखिए पेरेंटिंग इज टू वेज। जैसे आप बच्चे को ट्रेन करोगे, जैसे आप बच्चे से रिएक्ट करोगे, जैसे बच्चे को मैनेज करोगे, उसी तरीके का तकरीबन तकरीबन हमारा रिएक्शन आता है। सो पेरेंटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर या चाइल्ड एक्शन।
तो जैसे ही कोई पेरेंट अगर आएगा और बिहेवियर प्रॉब्लम की बात करेगा कि मेरा बच्चा बड़ा जिद कर रहा है या बिहेवियर कर रहा है या सामने जवाब दे रहे हैं व्हाटएवर इट इज, जिसको आप बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हो, तो उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए या उसके रूट पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें पेरेंटिंग को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है पेरेंटिंग के स्टाइल में, या अंदाज में या अप्रोच में, राइट। अब कल मैंने आपको बड़ा याद किया आपकी क्लास को, क्योंकि इत्तेफाक है बड़ा कम ऐसा होता है, बट आई आई वाज जस्ट मगरिब के टाइम पर ही एक मदर का मैसेज आया। वो इतनी पैनिक थी कि नहीं मुझे अभी अभी आपसे बात करनी है, बड़ी अर्जेंट कोई सिचुएशन है। तो मैंने कहा देखिए आप मैसेज कर दें, लिख लें व्हाट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट, एक तो मगरिब का भी टाइम था। तो शी लेफ्ट मी लाइक अ 5 minutes वॉइस नोट एक्सप्लेनिंग। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो मेरे साथ सोचना, मैं आपसे पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। शी एक्सप्लेन टू मी दैट मेरा 15 साल का बेटा है। उन्होंने पहले बताया कि वो बहुत छोटा था, शायद क्लास 3 में था, जब वो शायद हमारे पास आई थी किसी इशू को, इसके बच्चे की लर्निंग इशू को डिस्कस करने के लिए। एंड देन 3 क्लास, राइट। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज हो गया था। तो फिर इसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ इतने सालों में। एंड नाउ शी इज मैसेजिंग मी एंड सेइंग कि नाउ माय चाइल्ड इज इन इंटर सेकेंड ईयर। तो वो क्लास 3 और आज इंटर, तो आप हिसाब लगा लो कितने साल बाद, राइट। सो नाउ शी इज टेलिंग मी कि देखिए मैंने इस बच्चे को, जो कि अब 15-16 साल का हो गया होगा, आई एम अज्यूमिंग, हाँ 16-17, उन्होंने कहा कि मैंने इस बच्चे को फोन नहीं दिया है आज तक, राइट। वो जो भी हो जाए, हमारे घर का फोन है या मेरा फोन है इस्तेमाल करता है, राइट। और चाहे वो उसके कॉलेज का कोई काम है, फ्रेंड से बात करनी है, कोई मिस से बात करनी है, व्हाटएवर इट इज, मतलब हमारा एक फैमिली फोन है, घर का फोन है, और या मेरा फोन है वो इस्तेमाल करता है। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई आज ऐसा हुआ है कि बस अभी जो है मैं कमरे में गई और मैंने देखा कि एक फोन जो है वो चार्ज पे पड़ा हुआ है, और मुझे पता था कि वो हमारा फोन तो नहीं है। तो वो जो छोटा भाई है उसने बताया कि ये तो भाई बड़े भाई लेकर आए हैं। तो उस पॉइंट पे उन्होंने, मतलब वो पैनिक हो गई कि भाई कि ये चोरी करके लाया है, ये क्या हुआ, कहाँ से मिला। और वो जो मदर के 1,000 ख्यालात जहन में कि ये वो ये वो। अब जब उन्होंने मुझे बताया तो वो मुझे कह रही अब मैं क्या करूं, मतलब मिसाल के तौर पर उनका पैनिक ये था कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू आई डू नाउ, कि मैंने इसको क्या बोलूं। फर्ज करो ये कुछ करके लाया। तो इस पूरे सिनेरियो को हमने 3 हिस्से में तोड़ा। और आप मेरे साथ सोचना कि अगर इस जमाने में यू मीट अ मदर हु इज सेइंग दैट आई हैव अ 15-16 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, और मैंने आज तक उसको फोन नहीं दिया, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि अच्छा, मतलब फॉर मी आई आई फील दैट फोन, और पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट के फोन की नेसेसिटी आजकल वाकई, इतनी सारी चीजें, इंटरेक्शन, आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स कितनी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करती हैं। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि देखें, एक होता है कि आप बेहतरीन पेरेंटिंग कर रहे थे, लेकिन वही टेक्निक जो आपका बच्चा जब 5 साल का था, आपका बच्चा जब 10 साल का था, और आपका बच्चा अब 15 साल, वही टेक्निक से पेरेंटिंग नहीं होती। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस तरीके से आपने अपनी पेरेंटिंग को भी बड़ा करना है। तो फॉर मी व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हर कॉन्वर्जेशन आई वाज थिंकिंग कि बच्चे भी बड़े हो गए और अम्मी भी बड़ी हो गई, लेकिन पेरेंटिंग का अंदाज नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि वो तो वैसे ही अटकी हुई है। अच्छा भैया आप क्यों नहीं फोन दे रही, क्योंकि मुझे डर ये है कि ये इसमें लग जाएगा, उसमें लग जाएगा, ये देखेगा वो देखेगा, और ये मिसाल के तौर पे बिगड़ जाएगा। तो आई एम थिंकिंग दैट इन माई हेड इफ यू एनालाइज हर वर्ड्स एंड यू ट्राई एंड थिंक, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बच्चे को किस चीज से बचा रही हैं, राइट। मेरी फीलिंग इस वक्त ये थी कि मामा आप अपने आप को बचा रही हैं, यू आर सेविंग योर सेल्फ, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन यू आर नॉट सेविंग द चाइल्ड, राइट। अभी तो हम इस चीज पे बात ही नहीं करें कि वो कहाँ से फोन लाया, वो चोरी करके लाया, या मिसाल के तौर पे उसके दोस्त ने उसको दे दिया। अभी तो वो इस पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पेरेंटिंग के हवाले से कह रही हूँ कि मतलब आप भी मेरी बात सुन के, मेरे मेरे ख्याल है कि आप मेरे साथ, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ना, कि मतलब व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग ए 15 ईयर ओल्ड फ्रॉम। हमने याद है जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की थी, तो हमने कहा था कि 15 ईयर ओल्ड हैव सो मच गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इन देयर इंटरेक्शन। इन 15 में नहीं, 16 है, मैट्रिक भी नहीं, अब तो सेकंड ईयर में आ गया है, राइट। तो आपने उसको इतना बड़े होके तो लेके चलना है, राइट।
तो किस चीज से आप घबरा रही हैं प्रोटेक्ट करें? फिर सवाल ये आता है, अच्छा आपको क्या लगता है भाई गलत काम में लग जाएगा, आई डोंट नो, लड़कियों से बात करेगा, ये हमारा वर्स्ट फियर है ना, या खुदा ना खास्ता अनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखेगा, ये वरी है आपका। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ एज अ मदर कि दिस इज योर वरी ना। तो जहां हमने ये बात की थी कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अप्रोप्रिएट होता है, एक पेरेंटिंग स्टाइल है कि मैंने उसको बस अंडे की तरफ यूं पकड़ के रखा है कि उसको चोट ना लगे, चोट ना लगे, ये भी गलत है। दुनिया में किसी चीज को भी आप ओवर प्रोटेक्ट करोगे वो भी नुकसान है, राइट? ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होता तो अल्लाह हमसे कहता कि बुराई से बचने के लिए जाओ गार में रहो, ऐसा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जिहाद ही हमारा जिहाद बिन नफ्स है, कि फाइट द सिस्टम, फाइट ऑल द एक्सपोजर, इतना आपको गलत और सही सिखाएं दैट यू आर एबल टू डू द राइट डिसीजन, राइट? तो यहाँ पर भी हमें कि भाई अब बच्चा आपका बड़ा हो गया है, वट एवर आपके फैमिली रूल्स हैं, वट एवर आप तरबियत के हवाले से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उस बच्चे को कम्युनिकेट करो दैट भाई देखिए ठीक है, आई ट्रस्ट यू, you need it, you have grown up, I am giving you this device, but these are the rules, these are the kind of values जो हमारी फैमिली में भी हैं, हमारे अकीदे में भी हैं, जो आई एक्सपेक्ट कि आप ये मेरी रिस्पेक्ट भी करोगे, अपनी रिस्पेक्ट भी करोगे, राइट? कि इन इन बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं करोगे। तो इतना तो आप दे, आपने इस तरह करके रखा हुआ है, तो आप भी तकलीफ में होंगे और वो बच्चा भी तकलीफ में होगा, राइट? तो खैर उसकी आगे क्या हुआ वो फिर बाद की कहानी है, लेकिन आज के लिए पेरेंटिंग के हवाले से मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको देना चाह रही थी, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ इट, दैट समटाइम्स इवन व्हेन वी थिंक वी आर डूइंग द राइट थिंग, राइट, हम अच्छे फेथ में कर रहे हैं, ये अम्मी अच्छे फेथ में कर रही थी, प्रोटेक्टिव कर रही थी, अपने बच्चे को बचा रही थी, लेकिन ऐसे भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कि हम जो है वो ओवर प्रोटेक्ट कर दें, सही है? सो थिंक अबाउट इट। अब कहानी कहाँ आ गई? कहानी आ गई कि देखिए अक्सर 90% ऑफ द टाइम अगर हमारे पास बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजी क्लिनिक में आते हैं, या किसी भी रिपोर्टेड, चाहे वो स्कूल की तरफ से रेफर होके आ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट खुद ला रहा है, 90% ऑफ द टाइम इट इज फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, राइट? कि अब मैनेज नहीं हो रहा, क्यों नहीं मैनेज हो रहा? कि भाई इसके मोहल्ले से भी शिकायतें आ रही हैं, नेबर से भी शिकायत आ रही है, घर वाले भी शिकायत कर रहे हैं, मिस भी परेशान है, मतलब एवरीवन, there is severe behavior problem, right? So what the family or the teacher or the mother, what they want कि जल्दी से हम, आप बता दें मैं क्या करूं, फिक्स हो जाए और मामला ठीक हो जाए। ये ट्रायंगल मैंने पहले भी शेयर किया है, आज भी शेयर करूंगी, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को भी जल्दी से चाहिए कि बिहेवियर प्रॉब्लम का हल आ जाए, इसीलिए मैंने कहा कि चलिए ये दो क्लासेस हम कंसेक्यूटिव कर लेते हैं, आज और कल, ताकि एक लिंक भी आ जाए और आपको समझ आए कि कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स साथ साथ चलते हैं, ठीक है? सेकंड सेशन में हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप आपके घर के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, क्लिनिक के बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ कि तरबियत का जो उसूल है, उसका सक्सेस अगर कोई पूछे तो वो यही है कि आपकी जितनी अच्छी अटैचमेंट होगी, बॉन्ड होगी, कनेक्शन होगी बच्चे के साथ, उतनी आप उसकी इस्लाह कर सकोगे, करेक्शन कर सकोगे। अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, ट्रस्ट इतनी अच्छी तरह बिल्ड नहीं है, तो फिर नीचे का काम नहीं हो पाएगा, राइट? इसीलिए आपके नजदीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम है, मैंने उसको इतना छोटा कर दिया, मैंने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोमोटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। इस बच्चे के लिए भी, हालांकि अम्मी मुझे कह रही थी कि नहीं मेरी बेटे के साथ मेरा बहुत अच्छा है रिलेशनशिप, आप सारी सारी बातें वो मुझे बताता है, राइट, सब मुझे बताता है, बड़ा अच्छा है ये ब्ला ब्ला। मैंने कहा ठीक है, वो अपनी जगह, मैं नहीं डिसरिगार्ड कर रही हूँ, बट मैंने कहा मामा इतना उस रिलेशनशिप में कोई एक पजल मिस हो रहा है कि आपको इतना ट्रस्ट नहीं है अभी भी अपने 16 साल के बेटे पे, कि मैं उसको फोन दे दूंगी तो वो गलत काम में नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक एक पजल का पीस तो मिस हो रहा है ना रिलेशनशिप में। तो लेट्स ट्राई एंड put that together first and then work on the behavior. So whatever it is, आप मुश्किल से मुश्किल कहानी भी मुझे सुना लोगे, मैं बोलूंगी चलें पहले हम बेस पे काम करते हैं, बेस को मजबूत कर देंगे, रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है,
उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज की क्लास इस चीज को 3-4 हिस्सों में तोड़ के देखेगी, ठीक है। तो कहाँ से बात शुरू करते हैं, बात वहां से शुरू करते हैं कि देखो इमोशनल डेवलपमेंट हम कहाँ से करें। तो जब भी आपके पास छोटे से बच्चे हैं, अगेन लेट्स स्टार्ट विद चाइल्ड डेवलपमेंट, लेट्स स्टार्ट विद 1 ईयर ओल्ड बेबी। आप पूरी कोशिश करो तो अच्छा ये बोलना कब शुरू करेगा, बोलना कब शुरू करेगा, आप उसको वोकैबलरी सिखा रहे हो, फ्लैश कार्ड सिखा रहे हो, यू आर वर्किंग सो हार्ड, चलो कलमा भी सिखा रहे हो, पंजतन के नाम भी सिखा रहे हो, आप सिखा रहे हो, राइट। यू वांट कि उसकी वो बोलने लगे बोले, और उसको ये आए। सो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी जो एकेडमिक लर्निंग है या उसकी जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, यानी पढ़ाई वाला जो ब्रेन है, उस पर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जितना हमें ABCD सिखाने पे, अल्लाह के नाम सिखाने पे मेहनत करनी है, उतनी ही मेहनत हमें जो है वो इंसान की इमोशनल डेवलपमेंट पे करनी है। इसीलिए इसीलिए अब कॉन्सेप्ट जो है वो आईक्यू आपका इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू के साथ साथ अब जो है वो EQ के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, यानी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है कि सो मेनी टाइम्स you have met, all of us have met people who बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आई ऑल्सो सिट समटाइम्स पैनल पे लोगों के इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके आते हैं, इतने सर्टिफिकेट, ये ट्रेनिंग, ये कोर्स, सो इन टर्म्स ऑफ देयर IQ टॉप 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 चल रहा है, राइट। लेकिन EQ क्या होता है कि ठीक है बेटा, ये फाइल आपकी मैंने बंद करके इधर रखी हुई है, लेट्स टॉक। जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करते हो, जब आप बात करते हो, आपका बोलने का अंदाज, आपका बैठने का अंदाज, आपका इंटरेक्ट करने का अंदाज, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का अंदाज, राइट, क्राइसिस को मैनेज करने का अंदाज, वो बताता है कि भाई आप कितने इंटेलिजेंट हो। IQ सिर्फ डिग्रियों में नहीं छुपा, सो ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जितनी मेहनत अपनी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से ABCD सिखाने और एकेडमिक सिखाने और काउंटिंग सिखाने और कलर के नाम हो, वो कैबलरी हो, जो भी आप सिखा रहे हो वो बेहतरीन है, प्लीज सिखाओ। लेकिन उतनी ही मेहनत आज से आप अपने आप को कहो कि मैं शुरू से, बिल्कुल शुरू से, यानी शुरू मीन्स लिटरली 0 से 12 मंथ्स में, या कम से कम शुरू के 2-3 सालों से ही जितनी मेहनत बेसिक्स पे करती हूँ, उतनी ही मेहनत इमोशंस और इमोशन की मैनेजमेंट पे करेंगे। शुरू से सिखा देंगे, बड़े होके जब हमें इमोशंस को सिखाना, इमोशंस को मैनेज करना, एंगर को मैनेज करना सिखाना पड़ता है, तो अगेन इट बिकम्स चैलेंजिंग बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि जाओ प्लीज पढ़ो, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव चिल्ड्रन अबव 10 years, go and read on hormones, go and read on teenage brain under constructions, तो आपको समझ आएगा कि हम इतनी तकरीरें क्यों बेस पे कर रहे हैं। बिकॉज इट्स स्टिल इजियर अंडर द एज ऑफ 10, इट्स स्टिल इजियर। आफ्टर द एज ऑफ 10 आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। आपकी प्यूबर्टी चेंजेस हो रही होती हैं, आपकी जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, आपकी फिजिकली चेंजेस हो रही होती हैं, आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो रहा होता है। एक पिंपल अगर निकल आता है, इतना जो है ना आपको अपना सेल्फ इमेज वो है वो ओवरवेलम कर देता है। अ वेरी स्मॉल थिंग कैन बिकम अ वेरी बिग थिंग एट दैट वेरी वनरेबल एज। और अगेन मैंने आपसे कहा, मेरे नजदीक द एज ऑफ 11 to 13 is perhaps the most neglected age and the most challenging age। तो वो सब एज के ऊपर आज हम काम करेंगे, लेकिन जो कर सकता है, जिसके इख्तियार में है, जिनके पास इस एज के बच्चे हैं, प्लीज स्टार्ट टीचिंग इमोशनल डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली एज। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो व्हाट डू आई मीन, आई एम लाइक देयर आर फाइव थिंग्स अपने माइंड में लिखें। इंटेलिजेंस, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। एंड देयर आर 5 थिंग्स दैट वी फील दैट हम बचपन से ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आप कहोगे ये चीज तो मेरा रिलीजन भी कह रहा है। तो द ब्यूटी ऑफ इट इज कि अगर आपने साइंटिफिक एविडेंस चाहिए तो here it's in front of, and if you look at it from our kind of value based learning, तब भी यही है। तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा कि भाई देखिए, फॉर मी द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस, कि खुदा भी आपसे कहता है कि अपने आप को पहचानो, अपने मकसद को पहचानो, अपने अंदर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानो, आप कौन हो, राइट, हु एम आई, एक बहुत बड़ी चीज है।
आपका मोटिवेशन यानी आपको बनाया क्यों है, आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, वही चीज जो मैंने आपसे कहा था दैट encourage your children, particularly those above the age of 8, to start doing the multiple intelligence questionnaire, to start doing छोटी छोटी पर्सनालिटी एनालिसिस होते हैं। इस कोर्स में मैंने नहीं इतना टाइम होता, लेकिन बड़े मजे मजे की छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं पर्सनालिटी डिस्कवर करने के लिए फॉर चिल्ड्रन, राइट। एंड रिमेंबर इफ दे आर स्टिल ग्रोइंग, सो ऐसा हो सकता है कि जब मैं 10 ईयर थी तो मैंने ये बोला, लेकिन जब मैं 16 ईयर हो गई तो मैंने ये बोला, एंड दैट्स हाउ यू टेल देम दैट look, that's proof that you've grown. But today this is who you are, this is your strength, this is what you like, this is what you should do, and this is the journey of self discovery, right? और बिल्कुल उसी तरह मैंने आपको बोला है कि मुझे नहीं याद कि हमारे जमाने में हमें बिठा के किसी ने सिखाया बेटा यू नीड टू बी काइंड, यू डोंट नीड टू बुली, यू नीड टू बी केयरिंग टुवर्ड्स अनदर पर्सन। लेकिन अब हमें कॉन्शियसली अपने बच्चों को ये चीजें सिखाना पड़ी। तो एम्पैथी इज अबाउट बीइंग काइंड, लिटरली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बताया ना A to Z में कि when we work with special needs children, it pains me to hear how many times the mother tells me stories कि मैं आई डोंट नो इस मजलिस में गई यार, दूसरों को छोड़ो, मजलिस में गई, वहां किसी खातून ने जो है ना ऐसी कोई बात बोल दी, या खातून के बच्चे ने मिसाल के तौर पे कह रहे कैसी है देखो हंस रही थी या कुछ, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हर चाइल्ड के बेटा कोई बात नहीं, आप मतलब आप भी हंस रही हो, ऐसे भी होते हैं। मतलब मैं आफरीन है, मैंने कहा चला गया जमाना। इट्स जस्ट मेक्स मी फील दैट व्हाट इज हैपनिंग टू अस एज ह्यूमन बीइंग्स। या अभी रिसेंटली अरबईन के दिनों में किसी ने मुझे मैसेज किया और माँ रो रही थी कि उसका बच्चा बड़ा सिवियर ऑटिस्टिक है। एंड शी सेड कि मैं बहुत डर डर के ले जाती हूँ अपने बच्चे को मजलिस में, लेकिन मैं ले गई कि मतलब और शीज लाइक ऐसा ऐसा हुआ, और वो खातून जो है वो लिटरली मेरे बच्चे का मजाक भी उड़ा रही थी और हंस रही थी मेरे बच्चे के ऊपर है। शीज लाइक मैं बस मतलब वो शिकायत इमाम से ही कर रही थी, मैंने कहा कि लेकिन समटाइम्स इवन आई एम स्पीचलेस कि कहाँ से उठाएं उनको, वो मदर वैसे इतनी तकलीफ में है, वैसे इतनी परेशान है। सो एम्पैथी इज समथिंग विच आई फील दैट वी रियली रियली नीड टू स्टार्ट एक्टिवली स्टार्टिंग टू टीच आवर चिल्ड्रन। उसी तरह सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। सेल्फ रेगुलेशन इज बेसिकली देखिए हम सबके अंदर इमोशंस हैं, अल्लाह ताला ने ये इमोशन डाले, बट हाउ डू यू लर्न टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, हाउ टू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, राइट। ये दो चीजें हैं और आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है, तो अभी हम आगे चल के बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। बट बेसिकली मेरा कहने का मकसद है कि हर चीज हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, राइट। उसको नहीं आता कैरी बोरो का सम करना, उसको नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम करना, उसको नहीं आता भाई क्रिएटिव राइटिंग करना, हम उसको सिखाते हैं कि बेटा ऐसे लिखते हैं, दिस इज हाउ यू राइट अ लेटर, दिस इज हाउ यू नेम यू एड्रेस यू स्ट्रक्चर जो टू ईच देम, राइट। सो इवन दीज थिंग्स particularly in today's world you have to teach them। फिर आप मुझे कहोगे भाई हमें तो नहीं सिखाया, हम ऐसे हुए, तो फिर मैं आपको वही मौला अली वाली हदीस बोलूंगी कि भाई वो जमाना था, आज का ये दौर है, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, लेकिन टुडे we all are responsible for this generation, right? So in today's generation these are the kind of things that we need, it is our responsibility to be able to teach it to these children so that they can transfer it to the next generation। उनके ऊपर अपने चैलेंजेस आएंगे, है ना। लेकिन आज आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। और सोशल स्किल्स वही होता है कि अच्छा चलें भाई, वही जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर है कि भाई मैं अपना तो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। छोटी छोटी चीजें जैसे जीरो टॉलरेंस आजकल हम देख रहे हैं, यहाँ पर जीरो बर्दाश्त ही नहीं है किसी दूसरे पर्सन के लिए। या उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो, आप 2 मिनट सब्र कर लो कि भाई अच्छा उसकी भी बारी है, पहले उसको दे दो। तो दैट सोशल स्किल्स, टीचिंग देम बेसिक्स ऑफ टेकिंग टर्न्स, केयरिंग फॉर ईच अदर, गिविंग द अदर्स एन अपॉर्चुनिटी, ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत बेसिक्स हैं जो जहां पर आप सब सिखा रहे हो, तो भाई ये भी सिखाना अब बड़ा जरूरी है। तो इस पूरी चैप्टर को कैसे पढ़ाते हैं, सॉरी, इसको कैसे करते हैं, इसको सिखाते कैसे हैं, सो द कोर ऑफ दिस
is actually called emotional literacy. Or literacy, for those of you who know, is basically teaching, right? Knowledge. So जैसे अब आई डोंट लिटरेसी लैंग्वेज को या न्यूमरेसी हम यूज करते हैं नंबर सिखाने के लिए, तो इमोशनल लिटरेसी। लेकिन इमोशनल लिटरेसी के दो तीन स्टेप्स हैं कि आप तीन हिस्सों में बच्चों को इमोशंस और इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना सिखा सकते हैं। यू स्टार्ट विद इमोशनल वोकैबुलरी, then move on to emotional identification and finally उसको express करना, right? और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे भी, समझेंगे भी, और इंशाल्लाह एक्टिविटीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप होपफुली अपने साथ और डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल इमोशंस में ये आता है, दैट डू यू थिंक इमोशंस आर प्रेजेंट एट बर्थ, या डू यू थिंक इमोशंस कम लेटर ऑन? कब शुरू होता है इंसान, मतलब कब इमोशंस हमारे अंदर आते हैं? एनी थॉट्स? स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। खुश होना, रोना, बिल्कुल, एक्सप्रेस करना, बच्चे भी तो एक्सप्रेस करते हैं अपनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँगी मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो, एक दिन का बेबी है, अभी आप हॉस्पिटल से घर लाए हो, डू यू थिंक उस बेबी में इमोशंस है, या थोड़ा बड़ा हो यस जाता डेफिनेटली। नहीं नहीं, उसमें भी इमोशंस हैं। सबसे है? पहला इमोशन तो वही कि वो रोएगा, सबसे सब, पहला जब वो बर्थ देगा। बिल्कुल, शाबाश शाबाश। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ मदर, राइट? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ एज मदर्स कि जो जो मदर्स हैं वो आपको बताएंगे कि इवन बिफोर बर्थ, when I eat something nice, तो I get a beautiful cake, या when I am happy, I feel the baby is also responding. तो emotions जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से, and emotions are by birth, are बिल्कुल by birth। इवन अगर वन डे का बेबी है, तो जिस तरह आपने कहा कि वो रो रहा है, रोना is an expression, but एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ रोना एक पूरा एक कम्युनिकेशन है ना? वो खाने के लिए भी रोता है, वो चेंज के लिए भी रोता है, वो बस मुझे उठाओ उसके लिए भी रोता है। तो हमारा ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस क्राई कम्युनिकेटिंग। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक दिन का बेबी है और ला के मैंने उसको पॉट पे रखा या उसके बेड पे रखा, एंड जोर से दरवाजा बंद हुआ, राइट? तो वो बच्चा स्टार्टल होगा ना, रिस्पॉन्ड करेगा ना। अगर वो बोल सकता तो वो मुझे कहता क्या हुआ, मैं डर गया, right? तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। उसी तरह कि अगर मैं आ रही हूँ, मैं उसको उठा रही हूँ, कडल कर रही हूँ, हग कर रही हूँ, किस कर रही हूँ, दैट दैट चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज नाउ ही इज काम और ही इज सूद। तो वहां से हमें पता चलता है कि इमोशंस आर बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट। अगर वो बोल सकता तो वो एक्सप्रेस करके मुझे बता रहा होता कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे बड़ा गुस्सा आया। आप, और बहुत सी मदर्स ये बताती हैं कि खासतौर पे आजकल के जमाने में कि मुझे ऐसा लगता है छोटा सा बेबी है मेरा, लेकिन मुझसे नाराज हो जाता है। अब वो कैसे पता चल रहा है कि जब मैं फीड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो फीड तो ले रहा है लेकिन मुझे आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, या मिसाल के तौर पे वो फीड तो ले रहा है लेकिन रोते चले जा रहा है, मेरी तरफ ही नहीं देख रहा। तो आजकल मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बच्चे वो नहीं है कि 40 दिन तक आंखें बंद हो रही हैं। वो पुराने जमाने में कहते थे ना कि बच्चा सो ही रहा है, ना ना ना, चिल्ड्रन कमिंग विद बिग आई वाइड ओपन। So emotionally, they are fully communicating with us. तो emotions are present, और अल्लाह ताला ही की तरफ से हमारे अंदर बाय, हम कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट है, या इननेट है, या बाय बर्थ है। तो डालना आपको नहीं है, मैनेज हमें करना, अपने बच्चों को सिखाना है, राइट? सो बहुत सारी डिफरेंट इमोशंस की क्लासिफिकेशन है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम कहते हैं कि जो कोर इमोशन है, यानी बेसिक जो इमोशंस है, वो ये 6 हैं। और फिर इसकी बहुत सारी ऑफशूट्स इन्होंने निकाली हैं, यानी इंटेंसिटी। तो हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज, स्केर्ड एंड डिस्कस, ये 6 बेसिक इमोशंस हैं जो सबके अंदर हैं। अब आपने क्या करना है, आपको मैं क्या सिखा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखिए, अगर गुस्सा भी मैनेज करना है, रोना भी मैनेज करना है, या बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो रही हो, ये सब इमोशन है, आप ये मैनेज करना सिखाओगे तो बिहेवियर कंट्रोल होगा। इसीलिए कल बिहेवियर करेंगे, लेकिन बिहेवियर को मैनेज करने के लिए भी इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, राइट? तो हमें बहुत शुरू में, अच्छा गुस्से की बातें नहीं करते। ये उसी तरह है जिस तरह आपको मैंने बोल दिया ना, जैसे आप मेहनत करी ABCD सिखाने के लिए, कलर्स के नाम सिखाने के लिए, उसी तरह शुरू में ही आप इमोशंस और फीलिंग्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर लो।
कर लो। एक जमाना था कि हम कहते थे आप कर सकते हैं, अब मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज डू इट। राइट। अच्छा, बहुत से स्कूल्स में अब साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं। अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव स्टार्टेड सील प्रोग्राम विच इज सोशल इमोशनल एकेडमिक लर्निंग, कुछ इस तरह करके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ स्कूल्स आर नॉट डूइंग इट। पर मैंने जो आपको पिछले सेशन में कहा था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, दैट लेट द स्कूल टीच, लेट देम टीच। बट जो मामा ने सिखाया या जो घर ने सिखाया उसकी एक अपनी वर्थ होती है। तो हर चीज के लिए नहीं वेट करें कि वो सिखा देंगे, वो पढ़ा लेंगे। आप भी थोड़ी सी जो है ना एक्टिवली इन्वॉल्व करो, बिकॉज वो चीज हमारे बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यूज ट्रांसफर हो उसको। राइट। आप जिस तरीके से वही तरबियत करना चाहते हो, आप आपका क्या मैसेज है जो आप अपने बच्चे को, या वैल्यूज है जो अपने बच्चे को देना चाह रहे हो। सो कमिंग बैक टू दिस, if you have children under the age of 3 years, तो उस वक्त जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला सबक याद है, तो अंडर द एज ऑफ 3 अभी लैंग्वेज फ्लुएंसी नहीं आई है ना। इतने बड़े बड़े जुमले इतने बच्चे नहीं बोलते, बट अंडर द एज ऑफ 3 दे आर एबल टू से मे बी वन वन वर्ड। लेकिन कहने का मकसद है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले आती है, और उनके जो वोकैबलरी है या लैंग्वेज स्किल्स है या स्पीच है, वो बाद में आता है। लेकिन इमोशनल लैंग्वेज आ चुकी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको सबूत दिया था कि देखो, आई डोंट नो, इफ योर चाइल्ड्स नेम इज अली एंड यू आर लाइक अली वेयर आर योर शूज, राइट? सो मे बी ही कांट से मामा माई शूज आर हियर, बट मे 10 शूज में से वो अपनी लेकर आएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप 4 मोबाइल रखोगे, बोले मामा का मोबाइल कहाँ है, वो लेके आएगा। वाई? बिकॉज इफ आई एम सेइंग अली वेयर इज मामाज मोबाइल, दिस वन और दिस वन, सो दैट मीन्स वो मेरी कमांड को समझ भी रहा है, इंस्ट्रक्शन भी समझ रहा है, कॉम्प्रिहेंड भी कर रहा है और एक्शन भी कर रहा है। राइट। तो लैंग्वेज अगर ना भी आए तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और उसी चीज का हम फायदा उठाते हैं जब आपको हम कहते हैं कि प्लीज बच्चों के साथ खेलें, प्ले करें, फ्लैश कार्ड्स लगाएं, स्टोरी टेलिंग करें। बिकॉज ये तमाम चीजें, इवन इफ द चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग, even if the child is not kind of communicating using words, सब कुछ जो आप बोल रहे हो वो स्टोर हो जाता है। इसीलिए आपको कहते हैं प्लीज प्लीज डू नॉट यूज बेबी टॉक। वो जमाना गया। अब आप क्लियर क्लियर अल्फाज में बोलोगे, दिस इज योर ब्लू मग, दिस इज आई डोंट नो योर पिंक टेडी, और एवर यू वांट टू कॉल इट। जितनी क्लैरिटी से आप बोलोगे, उतनी क्लैरिटी से वो वोकैबुलरी उस बच्चे के माइंड में सेव हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम कहते हैं कि जितना हो सकेगा शुरू में, अर्ली, अंडर द एज ऑफ 3, 2.5, 3, you can start introducing the name of the vocabularies, right? पहला स्टेप क्या था हमारा? vocabulary, सिर्फ vocabulary, बस। यानी हैप्पी, वो भी हम 4 से शुरू करते हैं नॉर्मली। हैप्पी, सैड, मे बी एंग्री, राइट? And sometimes we do worry, sometimes we do disgust, sometimes we do surprise, whatever it is, 2 या 3, ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हम इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अभी सिर्फ वोकैबुलरी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है? यानी मैं बोलूं ओ ओ हैप्पी फेस, सैड फेस, यानी मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ वो वर्ड इसके ब्रेन में डाल रही हूँ कि ओ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाट इट मीन्स व्हेन वी आर हैप्पी। वर्ड बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स भी हैं, एक्टिविटी भी हैं, अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क, अ लॉट ऑफ पेंटिंग, अ लॉट ऑफ प्ले डो, सेंसरी स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, राइट? और उसके साथ आपकी उसकी बॉन्डिंग भी डेवलप हो रही है, और अगेन लर्निंग भी हो रही है। सिर्फ पहला स्टेज वोकैबुलरी है। जब आपने ये वोकैबुलरी कर ली, फिर जो सेकंड स्टेज आता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, राइट? अंडर द एज ऑफ 2.5, 3, बस वोकैबुलरी वोकैबुलरी वोकैबुलरी। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए और तकरीबन 3 to 8 पे आ गए, तो अब हमको पता है यहाँ से भी कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी इतनी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? हम मूव करेंगे, वोकैबुलरी को उस स्टेज पर लेकर आए कि नाउ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, राइट? आइडेंटिफाई यानी वो ये समझ लें कि ओके आई एम एंग्री अबाउट समथिंग, या वो आपको भी समझ सके, यानी दूसरे की इमोशन को भी रीड कर सके, जो हम एम्पैथी पे आते हैं, राइट? ये वो एज है, अगर आपने
चाइल्ड डेवलपमेंट को थोड़ा समझा है तो आप समझ गए होंगे कि ये वो एज है 3 to 5, सॉरी 3 to 8। ये वो एज है जब बच्चे जो है वो स्पीच भी अब आ गई है, स्कूल भी जाने लगे हैं, बच्चों से अपने एज के हिसाब से बच्चों से भी इंटरेक्ट करने लगे हैं, और थोड़े थोड़े बड़े हो गए, अराउंड 4, 4.5, 5 years, दे स्टार्ट टू डू अ लॉट ऑफ प्रिटेंड प्ले है, कि भाई कभी कभी डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, आई डोंट नो, घर घर, मामा बाबा, वट एवर इट इज, दे आर डूइंग प्रिटेंड प्ले। यानी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रोल प्ले इनके अंदर आ जाता है। जब ये आप देखते हो कि हाँ इनके अंदर रोल प्लेइंग वाली एबिलिटी आ गई है, तो अब ये परफेक्ट एज है टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू देम कि बाबा आपकी फीलिंग्स हैं तो उसकी भी फीलिंग है। यानी एक ही सिनेरियो है, जब हम स्कूल्स में यही करते हैं, बहुत मजा आता है मुझे ये करने में बच्चों के साथ, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ रियल प्लेइंग, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। और ये चीज बच्चों को रीड करना, अच्छा व्हेन आई से स्कूल आई एम सेइंग वी डू इट फ्रॉम grade 1 ऑनवर्ड्स। तो 5.5, 6 year old से रोल प्ले को हम इस तरीके से करते हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लिया, और उस सिचुएशन में बच्चों को ये समझाना है कि इन वन सिचुएशन, मिसाल के तौर पे, यू वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड एंड देयर वर 2 kids, राइट, इट वाज यू एंड योर फ्रेंड। अब क्या हुआ, आपके पास बॉल थी, आपने बॉल को किक किया, आपने बॉल को किक किया, लेकिन क्या हुआ, आपका तो गोल में जाके लग गया, बट आपके फ्रेंड को बॉल लगी, ही फेल डाउन एंड ही हर्ट हिज नी, राइट। नाउ योर फ्रेंड इज क्राइंग बिकॉज you kicked the ball, right? The ball hit him, he's upset and he's crying, but you are happy because आपका तो गोल हो गया। तो एक ही सिचुएशन में आप कैसे रीड करते हो। बच्चों के साथ हम ऑब्वियसली बच्चों के लेवल पे करते हैं, या ब्रेक में झगड़ा हो गया या कॉरिडोर में कुछ हो गया, बट explaining to them, and they are beautiful books by the way, इतने अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। इधर हम बहुत ज्यादा पपेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है वो थिएटर का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी छोटी पपेट्स वाली, शेडो पपेट इज माय फेवरेट। लेकिन कहने का मकसद है, ऑब्वियसली अगर आप घर में करना चाह रहे हो तो मे बी यू कैन डू इट अगेन थ्रू रोल प्ले, थ्रू सिनेरियोज, थ्रू स्मॉल स्मॉल स्टोरी बुक्स। बट इस चीज को इंट्रोड्यूस करना, that now you start looking at from the other point of view also with siblings, very very important, also with siblings, इस point of view को समझना, that empathy कैसे डेवलप होगी, कि आपका तो मुझे समझ आ रहा है पॉइंट, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, राइट। एंड शायद जो हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की खास तौर पे, उसका कोर ही है, that we say okay, I've understood everything that you were saying, now do you understand why that person did, या कभी do you understand why mama got upset with you। कुछ बच्चे आते हैं ना हमारे पास जो कहते हैं mama is always angry and she's telling me off, and we're like okay, सब उसकी सुन ली, उसने बोला 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 बोला, but then try and help him or her process it from the other's point of view also, and it's surprising, children as young as 5, 6, especially वो around 7, 8 जो थोड़े बड़े हो गए होते हैं, वो बड़े ब्यूटिफुली, अगर आपने अच्छे से सिखाया है इसको एम्पैथी या इस पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, दैट इन द सेम सिचुएशन two people can have a very different emotional response to it, right? So how do you understand, how do you cope? तो ये चीज अभी हम सिर्फ सिखा रहे हैं, अभी आपने कोई मसले सॉल्व नहीं करने। अभी आपको मैंने ये पूछना है, जैसे ही आप मेरे पास आएंगे ना कि बिहेवियर प्रॉब्लम लेके, तो मैं आपसे बोलूंगी, have we taught him how to manage emotions, have we taught him how to manage challenging scenarios? So before a child has to come to therapy and we teach them all these things, right? क्योंकि अगर आपने सिखाया नहीं है तो हमें बाद में सिखाना पड़ेगा, right? तो बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा करके, बहुत हवा नहीं बनाए, लेकिन जितनी मेहनत आप मैथ्स में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इंग्लिश में और स्पेलिंग में और आई डोंट नो टाइम्स टेबल में लगाती हैं, उतना मैं कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इमोशन और इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना शुरू करें। और फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव सो मेनी एक्टिविटीज, वर्कशीट्स, वर्कबुक्स, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये आप उसी वक्त करोगे जब आप नियत करोगे कि हाँ हमें सिखाना है। इट्स ओनली फॉर मैनेजिंग देयर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग देयर इमोशंस। तो यहां तक तो फन फन था, बिकॉज अगेन दे वर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, सो लाइफ इज स्टिल मैं कहती हूँ लिटिल रोलर कोस्टर, लेकिन इतने बड़े बड़े हाई जंप्स नहीं आते जितना हम अगर टीन और प्री टीन में चले गए। तो अगर अब हमें प्री टीन क्या डाला, मैंने आपको प्यूबर्टी वाली क्लास में यही कहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट में
that now when we talk about preteen, sometimes it's as early as, I don't know, 9, 8.5, 9, 10 for girls, इतना early. पहले जो चीज हम 12, 13 में कहते थे लड़कियों के लिए, वो आज हम 8.5, 9, 10 में कह रहे हैं. उसी तरह लड़कों के लिए जो हम 15 साल में कह रहे थे, वो आज हम 11 साल में कह रहे हैं. तो प्री टीन इज ऑल्सो बिकमिंग क्वाइट स्ट्रेच. टीनेजर्स जो है ना, वो काफी स्ट्रेची हो गए हैं in terms of the age range. But point is that if you begin to see, और characteristics हमने आपको बता दी कि अगर आप developmentally changes देख रहे हो, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, खास तौर पे लड़कों में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि देखने से नहीं लग रहा, देखने से आप कहते हो यार ये तो इतना सा है, अभी भी बच्चा है, लेकिन बायोलॉजिकली मे बी ही इज रेडी, देयर इज चेंजेस गोइंग ऑन, देयर इज प्यूबर्टी, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन नाउ. जो हमारे एक स्टैंडर्ड टीनेज या स्टैंडर्ड टीनेज एज का कैरेक्टरिस्टिक्स था, वैसे नहीं चल रहा है. इट्स नॉट बाय द बुक्स. तो हमने भी अपना जो है ना सिस्टम को अलर्ट रखना है कि अगर हमें नजर आ रहे हैं कि चेंजेस हो गए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई वो क्वालिफाई कर गया एज अ टीनेजर, और ही इज क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ बीइंग रेडी फॉर इमोशनल चेंजेस ड्यू टू हिज प्यूबर्टी या हर प्यूबर्टी. सो तो टीनेज की जब बात आती है, तो अगेन दो हवाले मैंने आपको कहा था कि प्लीज एज मम्स एज टीचर्स रीड अप ऑन brain development and understand what is happening to them. And when we work with teenagers, we do the same. We break it down in 2 steps. We work with teenagers, we tell them that a lot of whatever is happening to you, a lot of the changes that you're going through, उसकी जो explanation है, वो आपके mind and body में physical and mental changes. And by this time, we assume that children are able to read and children are able to comprehend literature. तो थोड़ा बहुत fun basic reading material भी है, और कुछ चेकलिस्ट हैं जो हम टीनेजर्स को देते हैं. हम कहते हैं जाओ आप खुद अपना अपना रेट करो, सेल्फ रेटेड क्वेश्चनियर्स जो होते हैं, कि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इज दिस हैपनिंग टू यू, यू नो, इज दैट समथिंग यू आर गोइंग थ्रू, वेदर इट इज इन योर फिजिकल बॉडी और इन योर माइंड, ओनली टू बी एबल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट यू नो आई एम नॉट गोइंग क्रेजी. मैं ऐसी क्यों हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे क्यों बार बार रोना आता है, या क्यों मैं इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करती हूँ, कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता, यू नो, all that kind of thing. When you bring it down on paper and tell them that you know this is the kind of range of emotional roller coaster you can go through, it kind of brings them that relief that अच्छा है भाई, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, और ये kind of development का हिस्सा है. And there are beautiful apps also, beautiful apps that you can download. अगर वो पुराना जमाना था कि हम चेकलिस्ट कराते थे, अब हम ऐप पे ही डाउनलोड करवा के उनको करवा लेते हैं, और उसके साथ उनको इनकरेज करते हैं कि अपनी साइकिल को भी मॉनिटर करें, क्योंकि शुरू शुरू में आपको पता है बच्चों के साइकिल भी थोड़े डिस्टर्ब कभी कभी रहते हैं, उसकी वजह से उनके मूड भी जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं या अनरेगुलेटेड रहते हैं. तो व्हेन वी encourage them to monitor their own cycle and their mood cycle also, that makes them realize that this is all part of growing up. So थोड़ा सा जो टीन एंड प्री टीन के साथ जो हमारा अप्रोच होता है, वो एजुकेशनल भी होता है, बहुत ज्यादा उनको सिखाना भी पड़ता है कैसे क्यों हो रहा है, एंड देन मैनेजमेंट भी है. So, like I told you, one of my favorite topic is teenage brain under construction. अच्छा, जब हम ये सब कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं साइको एजुकेशन, राइट? वी आर टीचिंग देम अबाउट दिस. वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प्स द टीनेजर, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारी आजकल ट्रेंड भी है, और वैसे भी बच्चों के लिए माइंडफुलनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, इसकी वर्कबुक्स भी हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु वांट आई कैन आल्सो शेयर. बट माइंड व्हाई डज माइंडफुलनेस वर्क, राइट? ये चीज सिखाना जरूरी है. अब मैं माइंडफुलनेस हम छोटे बच्चों के साथ भी करते हैं. मैंने बहुत मजे से, एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज ग्रेड 3 के, राइट? तो जब हम पहली बार ये करने जा रहे थे, बिकॉज वी वेंट टू द स्कूल टू डू इट, so there was a room full of, you can imagine, grade 3 के तकरीबन 60 boys.
एंड इट वाज अ ग्रुप एक्टिविटी, और यही टॉपिक था, काइंडनेस एंड बुलिंग। तो वो जो हमारे साथ, क्योंकि आई नॉर्मली टेक जो ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जूनियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं कहती हूँ आप लोग करो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो जो प्लान लेके आए थे उसमें माइंडफुलनेस था फॉर बॉयज। तो थोड़ा सा मैं हिचकिचा रही थी, बिकॉज हम लगा गर्मी के दिन थे बिल्कुल उन दिनों में। आई सेड चलो हम करके तो देखते हैं क्या होगा, इफ इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। वी ऑल लर्निंग, एवरी डे वी लर्न। But it mesmerized me. I was there in the room and I was watching. क्योंकि जब हम बच्चों को हम माइंडफुलनेस कराते हैं तो ऐसे नहीं होता जैसे हम बड़ों को कराते हैं, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स एंड इस तरह नहीं। इट्स वेरी वेरी फन। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक जो माइंडफुलनेस का था, उसमें हमने, अच्छा हम माइंडफुलनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी लर्निंग टू calm down, right? So this particular जो बच्चों के साथ हमने किया था grade 3 के, that was a space mindfulness, and the idea was that again you close your eyes. Concept क्या है? Concept वही है कि इस एज के बच्चे जो है ना ब्यूटिफुली मैजिकल थिंकिंग में चले जाते हैं, उनका दिमागी कहानियां बनाना, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। उस चीज का फायदा उठाते हुए किड्स माइंडफुलनेस सेशंस बनते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड you imagine that you're an astronaut and you're going inside a rocket and you're going in the space, and when you're sitting there, there is, you close your eyes and you see the stars and you see a shooting star and you see a planet and you see some space around you and sparkling and galaxy। बहुत मजे की पूरी स्क्रिप्ट होती है। तो आप पढ़ते चले जाते हो, बच्चे अपने माइंड में, and then you go, acha, okay, now you're going back in the rocket and you're now doing reverse counting, you do 5, 4, 3, 2, 1, and then wow, you open your eyes and it's magical। क्योंकि वो जो शायद पूरा हमें 10 10 मिनट लगा ये पूरा करने में, लेकिन वो जो 10 मिनट था ना, वो पिन ड्रॉप साइलेंट। एंड इमेजिन हैविंग 60 बॉयज जो कि वो इस एज के होते हैं ना, क्लास 3 के बच्चे क्या 9 10 ईयर के होते हैं, जो आई वुडंट से राउडी बट आई विल से फुल ऑफ एनर्जी, राइट? तो उनको खामोश कराने, इवन आई वाज लाइक वाओ दिस वर्कड। एंड देन ऑब्वियसली वी टुक फीडबैक फ्रॉम देम कि आपको क्या लगा, कैसा लगा व्हेन यू वेंट, और did you feel that you could calm down? And the kind of feedback they gave was amazing, was mesmerizing। अच्छा, ये जो ट्रेंड था माइंडफुलनेस, particularly mindfulness for kids and imaginative mindfulness was very much in during COVID, जब लॉकडाउन था और बच्चे घर पे थे, और there was a lot of stress because for them it was literally the first exposure as kids। They were trying to make sense of something that even adults did not know। वरना एक होता है ना कि भाई अगर बच्चा परेशान है तो हम तो बड़े हैं ना, हमें पता है, तो हम अपने आप को हैंडल करेंगे तो उनको हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें भी अपने आप को हैंडल नहीं करने आ रहा था, और हम देखते हैं डॉक्टरों को भी नहीं आ रहा है। तो देयर वाज टोटल अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी। तो साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा जो है ना एंजॉय किया ये टाइम पीरियड। एंजॉय से मेरा मतलब कि learned, I would like to say that psychologists learned a lot, because all of a sudden psychologists became popular because people were running to them for answers कि भाई डॉक्टर को भी नहीं पता तो ये एंजाइटी के पास किसके पास जाएंगे। सो बहुत काम हुआ है, बहुत काम का। अक्सर जो अगर आप इसकी वीडियो या वर्क बुक देखोगे माइंडफुलनेस फॉर किड्स की, तो आप देखोगे कि ये वही कोविड के टाइम पीरियड पर है। बट खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड रिलैक्सेशन, क्यों इतना जरूरी है कि हम अपने आप को काम डाउन करना सीखें। अब ये पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि काम डाउन करना आएगा तो बिहेवियर को मैनेज कर सकोगे, वरना कल की क्लास समझ ही नहीं आएगी। तो आपका बच्चा कितने भी गुस्से में आए, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, कितना भी अपसेट हो, द फर्स्ट थिंग दैट वी टीच द चिल्ड्रन इन इमोशनल रेगुलेशन is to learn to, yeah, so whether you are doing deep breathing, whether you are doing mindfulness, or whether you're doing some other technique, बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं अभी शेयर करूंगी, whatever, but until and unless वो जो इधर एक मेंटल स्ट्रेसर है या एक मेंटल काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जब तक आप उसको नहीं करोगे, you will not be able to think clearly। So teaching these children that first let's learn to calm down, let's take a deep breath, and then we will see what we can do to help you।
दैट इज द एसेंस, राइट? तो हेल्प यू वाला हिस्सा आएगा बिहेवियर में। पहले काम डाउन तो करो, अब तो गुस्से में आओगे तो फिर मैं कैसे आपको हेल्प करूंगी, राइट? तो हम कहते हैं ना, पहले सुकून से आप खड़े हो जाओ, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। तो वो सुकून कहाँ से आएगा? तो सुकून के पीछे प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव टू लर्न टू लेट गो, डीप ब्रीथ, राइट? तो बड़ों को हम डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को जो है बड़े मजे मजे की एक्टिविटी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटी इज दिस, दैट अगेन बच्चों की इमेजिनेशन का फायदा उठाते हुए, टू टीच देम हाउ टू डू deep breathing is we ask them to close your eyes and you अब inhale exhale जैसा हम सिखाना थोड़ा tricky है, so we ask them, okay, now you have two hands, say you have a beautiful flower. You're smelling the flower and then you blow the candle, right? बड़े मजे से कर रहे होते हैं। अब इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बट वन ऑफ माय फेवरेट इज दिस, क्योंकि जैसे ही हम बच्चों को बोलते हैं इमेजिन अ फ्लावर एंड अ कैंडल और अ केक, they are able to use their creative imagination and have an image in their mind, and it's easy to work around that, right? और ये चीज क्या होती है, ये इनको हेल्प करती है टू लर्न हाउ टू इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर से मैं याद दिला रही हूँ मेरा जुमला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, गुस्से में ये नहीं सिखाना है कि आपको बोला था ना इनहेल एक्सेल करो, या करो, चलो सोचो, इसे एक हाथ में ये सोचो क्या बोला था मिसने, इट्स नॉट गोना वर्क, राइट? पहले सिखाएं, फिर इम्तिहान में देखेंगे क्या होता है, या पहले सिखाएं, तो पहले आप करती हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम सिखाती हैं, कैरी बोरो सिखाती हैं, फिर एग्जाम में यू आर नॉट देयर टू शाउट इन द चाइल्ड्स हेड। एग्जाम में होता है कि आपको जो आता है कि आपने उस लम्हे में वो यूज किया, नहीं किया तो फिर इसका मतलब दोबारा पढ़ाई की तरफ जाएंगे। सो दैट समथिंग, खड़े होके अगर गुस्से में आपने ये करना पड़ा है, दैट मीन्स कि वी स्टिल हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, स्टिल हैव टू लर्न आवर लेसन, राइट? तो लर्न आवर लेसन को सही से टीच करें। तो छोटे बच्चों को हम इतना साइंस नहीं पढ़ाते, लेकिन बड़े बच्चे, प्री टीन बच्चों को हम समझाते हैं कि बेटा, व्हेन आई एम सेइंग दैट यू practice deep breathing, when I'm saying that you practice mindfulness, why is it helpful, right? So the science behind this, what is the science behind it? So there is one nerve जो अल्लाह ताला ने बनाया, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, वो that is literally from the top of your head till your toe. It connects the whole body, ऊपर से नीचे तक हमारे, और फिर जितने nerves हैं वो connected होते हैं। So जब हम deep breathing करते हैं और हम कहते हैं ना खुल के जब सांस लेते हैं, तो what happens is that nerve is activated, and when that nerve is activated, the whole body begins to kind of relax and calm down, right? तो इसकी भी बड़ी एक्टिविटीज हैं, इसकी भी बड़ी जो है ना बच्चे इंजॉय करते हैं। मतलब अभी रिसेंटली मैं भी आपको बताऊंगी, भी वीडियोस भी हैं, वो भी शेयर कर सकती हूँ। बट फॉर इंस्टेंस छोटे बच्चों के साथ जब हम करते हैं वो जो मॉडल बनाते हैं हम लंग्स का, राइट, जो साइंस में हम करते हैं, लंग्स का मॉडल बनाया बलून के साथ, so we're teaching them to see when you breathe and when we are saying to open, हम कहते हैं ना फुल सांस लें, blow it properly, so look what happens to your lungs, right? And then when you relax, how does that feel? So जब आप उनको करके दिखाते हो, जब वो करते हैं, देखते हैं, then they realize कि अच्छा भाई, ऐसे ऐसे नहीं कह रहे कोई आपको, there is literally some sort of benefit behind. So there is science behind it also, and there is kind of fun because we make it fun, right? अगर बहुत स्ट्रिक्ट होके पढ़ाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दो चीजें, टीनेजर्स में हम क्या करते हैं, वी बिगिन टू टीच देम अबाउट ब्रेन, वी टीच देम अबाउट द साइंस बिहाइंड दिस, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब ये चीज मैं चाहूंगी कि आप अपने लिए भी जाके आज ट्राई करें, और अगर आपके पास बच्चे again, हाँ चलो 10 years से above, although I have done this with grade 2 children, which is 8 years above, लेकिन उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है। You can try it, you can definitely try it। करना क्या है हमें, हमें उस पॉइंट पर हमारे बच्चों को लाना है। देखो अब ये वाली एक्टिविटी 2 साल के बच्चों के लिए नहीं है, ये एक्टिविटी शायद 8 साल के बच्चों के लिए भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन सम चिल्ड्रन कैन, बट 10 above we have to start teaching them that हमारे जो इमोशंस हैं वो नजर नहीं आते, लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे बॉडी पे असर करते हैं, राइट? तो आप आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है
ये सिखाना बिफोर यू टीच देम टू मैनेज एंगर। वो कहते हैं ना गुस्सा बहुत करता है, आप ये सिखाएं इसको, गुस्से में इसने ये किया। तो हम कहते हैं देखो गुस्सा जो है ना, एंगर मैनेजमेंट की जो क्लास होती है या बिहेवियर मैनेजमेंट की जो क्लास होती है, उसको करने से पहले ये सिखाना जरूरी है 10 years above, कि आप ये मुझे बताओ कि देखो गुस्सा आपको कैसे पता चल रहा है कि अभी मुझे गुस्सा आने वाला है, अब मैं इसको मारूंगा या अब मैं कुछ करूंगा। वो पॉइंट है जहां पर आपने अपने आप को स्टॉप करना है ना। और हम अगर थोड़ा सा आप अपने बॉडी में भी अलर्ट हो जाओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं मिसाल के तौर पे, हाउ डू यू नो दैट आपको गुस्सा आ रहा है? हम तो अपना चेहरा नहीं देख सकते ना, दूसरा पर्सन देख रहा होता है। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए सोचोगे कि बिफोर आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हो, राइट, इससे पहले कि आप कुछ बोलो या कुछ करो, आपका बॉडी आपको कोई सिग्नल देता है कि हाँ अब कुछ होगा, राइट। सो फॉर एवरीबडी इज डिफरेंट। लाइक अगर कोई मुझे पूछे कि आपको कैसे पता चला आपको गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले मेरा गुस्सा है ना मेरे दांतों में आता है। So I can feel that ये जो पीछे की jaws है ना, I feel that they're getting a bit tight. Some people say कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बॉडी गर्म हो गया है। Some people say कि मेरी ये जो वेन है ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे वो क्या बोलते हैं, वाइब्रेट कर रही है। सम पीपल से दैट मेरे हाथ पैर में पसीना आ गया है। सम पीपल से कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लेग्स है ना वो जेली हो रहे हैं। तो योर बॉडी कम्युनिकेट्स टू यू, योर बॉडी गिव्स यू अ हिंट, राइट। और इस जो एक जुमला मैंने बोला ना, बॉडी कम्युनिकेट्स टू यू, इस एक जुमले के ऊपर इतना काम हुआ है। एक पूरी किताब है जो लिखी गई है, एंड द नेम ऑफ द बुक इज द बॉडी कीप्स अ स्कोर। बहुत डिटेल टॉपिक है, मुझे इसमें जाना नहीं है क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक जुमले में सिर्फ समझा रही हूँ कि देखें, आपकी जिस तरह एक माइंड की मेमोरी है ना, आपकी बॉडी की भी एक मेमोरी होती है। और खुदा ना खास्ता कोई बहुत पेनफुल वाकया आपकी जिंदगी में हुआ है, मिसाल के तौर पे आई डोंट नो अ लव्ड वन पास्ड अवे, राइट, I don't know, maybe the death of your mother. As an example, I'm saying the death of your mother, okay? So वो जो लम्हा है, शायद पता हर इंसान को मौत से गुजरना है, हमें मालूम है, तो वो बात तो है, लेकिन देयर इज अ पेन, देयर इज अ ग्रीफ, देयर इज अ लॉस। तो वो लम्हा जब आपको पता चला कि आपकी मदर की डेथ हुई, हो सकता है आप सामने थी, हो सकता है आपने उनका हाथ पकड़ा था, वट एवर इट इज, राइट। बट वो जो मेमोरी है ना, मतलब एक तो होता है कि कॉन्शियसली आप कुछ कर रही थी कि मैंने उसको इस तरफ लिटाया, मैंने उनके मुंह में हाथ डाला, मैंने पानी पिलाया, व्हाटएवर इट इज, वो कॉन्शियसली आप वो एक्ट कर रही थी, दिल दिमाग आपका उसी पे था कि आप करती। लेकिन एक होता है कि आपका जो बॉडी अंदर से क्या महसूस कर रहा है। आउटसाइड यू आर एक्टिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी हम कहते हैं प्रोफेशनल की तरह काम कर, लेकिन अंदर से जो खौफ, दर्द, डर, आई डोंट नो, गुस्सा, मुझे नहीं बोल, और वो फीलिंग जो आप अंदर फील तो वो मेमोरी आपका बॉडी स्टोर करता है। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि अगर इस लम्हे में आपको वो लम्हा याद कराओ, जब मिसाल के तौर पे बिल्कुल आप उधर थी, तो आपका जो माइंड है वो उस मेमोरी को भी याद करेगा, यानी आप मामा के साथ बैठे हो, आप उनका हाथ पकड़ रहे हो या वट, लेकिन उस इमोशन को भी याद करेगा। कभी भी मेमोरी विदाउट इमोशन नहीं आएगा, हमेशा वो दो चीजें बिल्कुल एक साथ साथ आएंगी। और इसका उसका वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो ब्रेन हमें बनाया है, द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्रेन आई से, उसके अंदर जो एरिया ऑफ इमोशन है, द एरिया ऑफ इमोशन, उसके बिल्कुल नीचे ये एरिया ऑफ मेमोरी है, बिल्कुल साथ साथ, तो ओवरलैप करते हैं। सो यू विल नॉट हैव any memory without emotion, both of them will come together, right? तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन बड़ों को समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं अगेन कोई और चैप्टर में हम चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप बेशक ये कोर्स चाइल्ड साइकोलॉजी का अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, बट इफ यू आर होल्डिंग एनीथिंग इन योर माइंड, योर बॉडी, योर हार्ट, योर सोल विच इज पेनफुल फॉर यू, राइट, तो फिर वो पुराना जख्म
आप अपने साथ उठाते 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 अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने सोल को ओवरवेलम करते हो। और मैं आपको कह रही हूँ कि इवन अगर जबान से आप बोलते हो, नो आई फॉरगॉटन, मैं भूल गई, वो तो वो था, वो जो उसकी मेमोरी है ना, वो आपके पूरे माइंड में भी है, लेकिन आपकी इमोशंस एंड फीलिंग्स आपकी बॉडी में भी है। दैट इज वाई इन पर्टिकुलरली इन टूडेज वर्ल्ड, आप स्ट्रेस की वजह से, जो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेसर्स हैं, बॉडी की जो मेमोरी है उसके अंदर जो पेन है, उसकी वजह से सो मेनी ऑफ अस आर बिकमिंग फिजिकली इल, राइट। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो आपके रिजल्ट्स तो क्लियर है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेसर है, कहीं ना कहीं कोई पेन है, कहीं ना कहीं कोई फिजिकल कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसी तरह देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च टू शो दैट हाउ देयर इज अ ब्रेन हियर, बट देयर इज ऑल्सो अ ब्रेन इन योर गट। लिटरली आपका जो है ना, आपका गट यानी आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक, आपका डाइजेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी इमोशनल हेल्थ से है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि टेंशन यहाँ होता है, पेट में गड़बड़ शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीजें, चाहे छोटे लेवल पे हम कहें कि भाई बच्चे हैं, कल एग्जाम है, पेपर है, पेट खराब हो रहा है, ये छोटे लेवल पे हो गया। लेकिन बड़े लेवल पे भी अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी मेमोरी स्टोर्ड है और वो अनहील्ड है, आप सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे परेशानियां हैं, राइट, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, कोई जख्म है, कोई दर्द है, वो आपकी मेमोरी में रह गया है, सो दैट कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ, राइट। तो वो तमाम परेशानियों से हमारे बच्चों को बचाने के लिए कि बड़े होके वो इन चीजों को फेस करें, हम छोटी उम्र में बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं कि कैन यू स्टार्ट, लाइक आई एम टेलिंग यू, मैंने ग्रेड 2 के बच्चों के साथ ये किया है, बड़े शौक से करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो क्लास 2 के बच्चे आंसर देते हैं और जो कॉलेज की बच्ची आंसर देगी, उसमें फर्क है, विच इज फाइन, वो अपने अपने लेवल पे प्रोसेस करते हैं। लेकिन हम ये शुरू करते हैं सिखाना, इसको हम कहते हैं प्लांटिंग द सीड, है ना। आज आप सीड डालते हो तो आप वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे उस तरीके से वो वेरिएशन डेवलप होगा। तो प्लांटिंग द सीड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओ राइट, सो देयर आर 5 बेसिक इमोशंस या 6 बेसिक इमोशंस। Can you tell me when you feel happy, where do you feel happy? Right? ये सवाल है कि where in the body do you feel happy? So maybe जैसे क्लास 2 का एक बच्चा है, तो वो मुझे कहेगा oh I feel happy, फिर वो हैप्पी फेस बना देंगे, है, बोले I smile when I'm happy, which is fine, it's a literal answer। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं क्लास 2 के बच्चे को पूछता हूँ can you tell me where you feel sad when you are sad, right? तो वो बोले ओ आई फील सैड बिकॉज आई एम क्राइंग, वो क्लास 2 के बच्चे। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो समझते हैं, वो कहेंगे ओ आई फील हैप्पी इन माई हेड, राइट, इन माई ब्रेन फील्स रिलैक्स्ड। तो वो शो करेंगे ओ लुक आई एम ग्रोइंग, आई एम फीलिंग वेरी काम इन माई हेड, दैट्स वेयर आई फील हैप्पी, right? Maybe the other person will say, oh I feel happy in my heart's pumping so nicely and I feel unhappy। तो अब वो उसके एज के हिसाब से रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह है जब हम उनको थोड़ा आगे मूव करते हैं, हम कहते हैं ओके कैन यू टेल मी नाउ यू आर फीलिंग सैड और अपसेट अबाउट समथिंग, कैन यू टेल मी वेयर डू यू फील सैड इन योर बॉडी, राइट, आई कांट सी यू बट कैन यू टेल मी हाउ इट फील्स। तो अब वो कभी कभी बच्चे अब बड़े हो गए ना, तो वो आवाज जवाब नहीं देते कि आई फील सैड टीयर कमिंग आउट, नो, big children are able to give you answers like, oh, I feel sad because I feel like I'm choking. There's something stuck here, or there's something in my tummy, or they'll say my legs feel like jelly, right? तो अब वो उस तरीके से कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि जरूरी नहीं है सैडनेस में रोना आ रहा है, सैडनेस में मेरी बॉडी में कुछ होने लगता है, मुझे कुछ हो रहा है, राइट। अच्छा, मैं इतनी कहानी आपको सुना सकती हूँ कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे कहते हैं बेटा व्हाट्स हैपनिंग टू यू, सो दे से आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन माय टमी, या मुझे कुछ कुछ हो रहा है। वो कुछ कुछ हो रहा है क्यों नहीं आ रहा उनको, क्योंकि आज तक हमने उनको वोकैबुलरी ही नहीं दी है, हमने उनको समझाया ही नहीं है कि भाई दिस इज, these emotions are there, these emotions are expressed this way। तो जब हम उन्हें वोकैबुलरी देते हैं तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से हो रहा है, राइट। तो फिर हम या तो स्टोरी टेलिंग करते हैं या कोई पपेट के थ्रू बताते हैं कि देखो जब जब ऐसा हुआ था, मिसाल के तौर पर राइट नाउ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि एक बच्चा हमारे पास आया था, जो खैर
एनीवे कोई और बच्चे की बात करते हैं। वो बच्चा हमारे पास आया था एंड ही हैड विटनेस्ड हिज ग्रैंड मदर पास अवे, मिसाल के तौर पे, राइट। तो अब हमें स्कूल वालों, मतलब पेरेंट ने स्कूल वालों को नहीं बताया था कि वीकेंड पे भाई इस बच्चे की, दादी की मिसाल के तौर पे डेथ हो गई। और मंडे ट्यूसडे वो स्कूल वापस आ गया। लेकिन जब वापस आया तो वो स्कूल में इतनी बिजार हरकत कर रहा था कि मिसाल के तौर पे वो जाके कोने में बैठा हुआ था, और ही वाज अ बॉय। तो वो जो अपना शर्ट था उसने निकाल के टक आउट करके पूरा अपने आप को इस तरह कवर कर दिया शर्ट से। एंड ही केप्ट डूइंग इट फॉर अ फ्यू डेज, और टीचर उसको मना कर रही है फिर भी वो कर रहा है। तो कहने कि इसको क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है ऐसे। तो हमने कहा कि जरा चेक करते हैं, फैमिली से पूछते हैं कि क्या वो घर में भी ऐसी कोई चीज कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। तो फिर टहलते हुए मतलब उनके घर से कोई आया और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मतलब इस तरीके से इनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। और ये वो बच्चा है कि क्योंकि घर में डेथ हुई तो इस बच्चे ने देखा कि जब बिस्तर पे वो थी तो वी कवर्ड द दादी अप, राइट। और जब से इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं दादी के पास चला जाऊंगा। अब वो बच्चा 5 साल का है, ठीक है। अब वो ये कर रहा है। अब मैं आपको सिर्फ सिनेरियो समझा रही हूँ। तो जब हमने उससे बात करना शुरू की कि अच्छा आपको क्या हो रहा है, दादी को मिस करा या वट एवर इट इज, समवेयर समथिंग इज हैपनिंग, तो उसने ये अल्फाज यूज किए कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ हो रहा है। सो ही डिड नॉट हैव वोकैबुलरी टू एक्सप्लेन। अब अगर हमने थोड़ा सा हमारे बच्चे को शुरू से इमोशंस या फीलिंग्स इंट्रोड्यूस किए होते, वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस किए होते, तो शायद वो कहता मैं मिस कर रहा हूँ, या शायद वो कहता कि मैं सैड हूँ, या वो मैनेज करना सिखाता। उसी तरह डेथ एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स बाय द वे। मैं गई ही चाइल्ड साइकोलॉजी में बिकॉज ऑफ इमोशनल डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन में थी। मैंने जो आसपास में देखा कि फॉर व्हाट रीजन चिल्ड्रन आर, या एडल्ट्स, चिल्ड्रन तो छोड़े, एडल्ट्स आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इमोशंस एंड नॉट एबल टू टॉक अबाउट डेथ। इतना डरते हैं हम डेथ से। हालांकि डेथ इज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। जिस जो चीज तो बिल्कुल ही है, वो कभी कोई ट्रॉमा हो या ना हो, डेथ तो है ही। तो हम डेथ से क्यों डरते हैं। खासतौर पे हमारे अकीदे वाले, हमें तो नहीं डरना चाहिए, लेकिन हम डेथ से डरते हैं, हम डेथ के बारे में बात करने से डरते हैं। और हम बच्चों को तो डेथ के बारे में बात करने में बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। उसके बरक्स जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है वो ये है कि बात आप नहीं करते हो, लेकिन आप बच्चों को जबरदस्ती ले जाते हो कि नहीं आखिरी दफा उसे अपने बाप का मुंह देखना बड़ा जरूरी है। तो आई एम ए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप कफन में लपटे हुए उस बाप को दिखाओ, ठीक है, क्योंकि फिर वो उस बच्चे की लास्ट मेमोरी बन जाती है। जब हमारे पास थेरेपी में आते हैं ना, तो हमें वो इमेज निकाल के पुरानी अच्छी हैप्पी मेमोरीज बच्चों को याद दिलानी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक टॉकिंग अबाउट डेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास डेथ डेथ के ऊपर बड़े शौक से मैं काम करती हूँ। बच्चे बच्चे जिन्होंने डेथ को फेस किया है और बच्चे जिनको डेथ के लिए प्रिपेयर करना है, हम ऐसे बच्चों के साथ भी काम करते हैं जिनको हम डेथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। ये कौन बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन या तो टर्मिनली इलनेस हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो एंड ऑफ लाइफ केयर में हैं। आप उनकी फैमिली को भी प्रिपेयर करते हो, आप इन बच्चों को भी प्रिपेयर करते हो। और हर बार मैं कहती हूँ कि बच्चे फैमिली से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बच्चे प्रिपेयर्ड होते हैं, बच्चों को पता होता है, बच्चों को भाई हमारा ऊपर है, वो वही चला रहा है ना। बच्चे इतना नहीं घबराते, उनके जहन में सवाल होते हैं, और बच्चों के सवाल बहुत मजेदार होते हैं डेथ से रिलेटेड, बिकॉज दे वांट टू नो आगे क्या है ना, कौन आएगा, वहां क्या होगा। जब आप उनको अच्छे से सारे सवाल के जवाब देते हो, लेकिन सुनो तो पहले उनको। डेथ से हम खुद इतना घबराते हैं कि हम डांट के चुप कराते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं सोचते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आप अच्छा सोचो। लेकिन आपने और अपने बच्चों को प्रिपेयर करना जरूरी है। पर्टिकुलर अभी से नहीं, मैं डरा नहीं रही आपको, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपके फैमिली में डेथ हुई है, पर्टिकुलरली अगर बच्चे की करीबी दादा दादी खाला जो भी है, मतलब बहुत ही करीबी बायोलॉजिकल रिलेटिव्स हैं, तो छुपाने से, वो करने से शायद आप और नुकसान दे रहे हो, राइट। यू गिविंग द रॉन्ग इम्प्रेशन। सही तरीके से कम्युनिकेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इसमें मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आप दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन
आई एम नॉट इन फेवर, कोई मुझे कहे तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। बाकी आप हैं, ऑब्वियसली आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, लेकिन ये तमाम गुफ्तगू अगेन आज कहाँ से कहाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि कितना इम्पोर्टेंट है हम अपने बच्चों को इमोशनली ट्रेन करें, इमोशनली हम उनको पहले से एजुकेट करें बेसिकली, राइट। सो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं, हर स्टेज पे आप कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। आज मैं ग्रुप में जो है वो आपको ये वाला डालूंगी, बॉडी वाला। मैं चाहूंगी कि जब भी आपको टाइम मिले तो ट्राई विथ योर सेल्फ, सी व्हाट हैपेंस, थिंक कि अच्छा व्हाट हैपेंस। अभी बच्चों को नहीं, पहले आप खुद अपने ऊपर ट्राई करो कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके ख्याल में कहाँ आता है, जब आपको आई डोंट नो व्हेन यू आर हैप्पी, वेयर डू यू फील हैप्पी, जस्ट ट्राई दिस एंड सी व्हाट आंसर्स यू गेट। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि वही जो बात मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप नहीं करोगे, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे इमोशंस को, तो इमोशंस तो बने ही एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे नहीं निकलेंगे तो वो किसी और सूरत जो है वो अपने आप एक्सप्रेस कर लेंगे, राइट। अच्छा, थोड़ी देर हमारे पास है, और क्योंकि लास्ट क्लास में ये पॉइंट आया था तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जहां आपको मैं कह रही हूँ इमोशंस को पहले से सिखाओ, और ये नॉर्मल हालात में सिखाना है, गुस्से में नहीं सिखाना है, एंगर में नहीं सिखाना है, जब आपका मूड भी अच्छा हो, बच्चों का मूड भी अच्छा हो, जो भी आप सिखाना चाहते हो वो आप अच्छे अल्फाजों में, अच्छे माहौल में, हैप्पी टाइम्स में सिखाते हो ना। बिल्कुल उसी तरह इमोशंस की बात है कि अच्छी तरह सिखाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में सिखाओ, और अच्छी एक्टिविटीज के साथ सिखाओ, राइट। फिर पता चलेगा, इसका इम्तिहान उस वक्त होगा जब अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में आए तो इज द चाइल्ड एबल टू यूज द स्किल्स दैट यू हैव टॉट देम, राइट। उस वक्त पता चलेगा ना कि सीख रहा है या नहीं सीख रहा। अच्छा, जो एक पॉइंट हमारे लास्ट क्लास पे आया था कि देखो, द मिनट योर चाइल्ड स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, यू हैव टू अलाउ द चाइल्ड टू ट्रस्ट अदर्स, है ना। जब हम सेफ्टी सिखाते हैं बच्चों को, चाहे वो क्रॉसिंग द रोड है या स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना, सॉरी इंटरेक्ट करना है, वो आपने सिखाना है, ट्रस्ट के ऊपर आता है ये सब। और वहां मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरू में ही बॉडी सेफ्टी को इंट्रोड्यूस कर दो। अब इसका भी कुछ ताल्लुक इमोशनल लिटरेसी से ही है कि जहां पर आप इमोशंस को इंट्रोड्यूस करते हो वहां ऑब्वियसली आप अपने बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी सेफ्टी, अपनी प्राइवेसी को भी इंट्रोड्यूस करते हो। और मत घबराना, मत ये मत सोचना कि ये मैं कैसे बताऊं और क्यों बताऊं, और बताऊंगी तो ज्यादा परेशान हो जाएगी, और ये वो। मुझे जमान याद है, आजकल तो नहीं, आज से कुछ टाइम पहले देयर वाज दिस ट्रेंड, खासतौर पर कराची में, कि भाई बच्चों को किडनैप कर रहे थे वैन से, या कुछ इस तरीके का कुछ बीच में चल रहा था। तो उस वक्त भी जो है ना, एक कुछ मदर्स का ये था कंसर्न कि अगर मैं इसको प्रिपेयर करूंगी मेंटली तो ये तो और डर जाएगी, फिर ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा सोचने लगे या और ज्यादा फिक्र में, क्योंकि मेरी बच्ची सोचती बहुत ज्यादा है। तो देखो, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट यू नो योर चाइल्ड बेटर, राइट। हो सकता है वाकई आपकी बच्ची ऐसी हो कि बहुत जल्दी घबरा जाती है या परेशान हो जाती है, तो हम जब क्लास लेते हैं तो हम एक जनरल आपको नॉलेज देते हैं, राइट। हाँ, आपको ये इंफॉर्मेशन अगर अपने बच्चे को कैसे डिलीवर करना है, थोड़ी सी आपको एंजाइटी है या थोड़ी सी अनश्योरिटी है, तो फिर आप इंडिविजुअली डिस्कस करो कि कब कहाँ कैसे मैं अपने बच्ची को ये बताऊं। लेकिन किसी हद तक ना बताना ज्यादा शायद परेशानी का बायस है बताने से। बिल्कुल उसी तरह जो कहानी आज शुरू हुई थी कि मोबाइल देना या नहीं देना, दोनों हालतों में वो हो सकता है, लेकिन जब आप टीनेज हो जाते हो फिर भी आप नहीं दोगे तो शायद आई डोंट थिंक यू आर प्रोटेक्टिंग हिम, आई थिंक मामा यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। बिल्कुल उसी तरह अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं इसको मैं ये क्या बताऊं, अभी मैं बताऊंगी तो फिर इसको सबके ऊपर शक होगा, या तो आई थिंक इन द एंड मामा यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड। तो ये सिखाना शुरू करें, राइट। एंड अगेन इसके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन कि किस तरीके से स्ट्रेंजर डेंजर का कॉन्सेप्ट देना है, कैसे सिखाना है। फॉर टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, शायद इसमें स्लाइड मिस हो गई, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ऑफ देम आर कराची बेस्ड,
फॉर टीचर्स, इफ यू आर टीचर्स, इफ यू कैन इनवाइट देम इनटू योर स्कूल, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपकी स्कूल ऑलरेडी कर रही है, अगर नहीं तो यू कैन इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम। वन इज आहंग। आहंग इज अ होल ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, कुछ लोग खिलाफ होते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस तरीके का टॉपिक भी इनका कुछ है, बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन टॉक टू देम। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बुक्स बनाए हैं, वर्कशीट्स बनाई हैं, बुकलेट्स बनाए हैं, स्टोरीज बनाई है कि छोटी सी एज में कैसे करिकुलम के अंदर ही उनकी वंस अ वीक क्लास होती है, कुछ स्कूलों में एवरी फोर्थ नाइट होती है। उनका पूरा सिलेबस है कि आप कैसे बचपन में ही बच्चों को थोड़े थोड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हो, पर्सनल सेफ्टी, वो सारे मुझे 5 थिंग्स जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा है ना, वो तमाम चीजें आ जाती हैं। तो उनका करिकुलम बड़ा अच्छा है स्कूल लेवल पे। उनके कुछ टीचिंग वीडियोस हैं जो एज मदर्स आप देख सकते हो, समझ सकते हो, यूज कर सकते हो और बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो, राइट। बहुत बहुत अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, ये वो चीजें नहीं है कि आप अपने सवार करो दिमाग पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो चीजें भी नहीं है जो आप बिल्कुल अवॉइड करो। डोंट शन इट। हल्का फुल्का हर एज पे थोड़ा बहुत बॉडी सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल स्पेस। अभी मैंने आपसे कहा कि अगेन वी डू दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स इन स्कूल्स, राइट। अभी रिसेंटली हमने किया था अनदर सिमिलर टॉपिक पे, बॉडी सेफ्टी के ऊपर। और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल एक्सपोजर सिर्फ बड़ों से नहीं आ रहा, बच्चे भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ भी, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल है, चाहे वो एक्सपोजर की वजह से है, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने अपने बच्चे को चलो फुली प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ एनवायरमेंट अराउंड यू, राइट। आपने तो नहीं उसको ऐसा एक्सपोजर दिया, आपने नहीं दिया भाई, मोबाइल भी नहीं है आपके घर में, यूट्यूब भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से रहते हो तो ठीक है, लेकिन वही वाली बात, आप उसको इस तरह से पकड़ के तो नहीं रख सकते हो। तो आजकल मल्टीपल केसेस ऑफ चिल्ड्रन हु आइदर हैव बीन अब्यूज देमसेल्व्स ना, वो अब्यूज होके आ रहे हैं तो स्कूल में तो वो दूसरे बच्चे को अब्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब्यूज भी मुख्तलिफ तरीके का हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कोई सेक्सुअली उसी वक्त अब्यूज करता है जब आप से फिजिकल कांटेक्ट हो। ऐसे भी मतलब हर किस्म के लोग हैं दुनिया में, हर किस्म के अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव एक्सपोजर आजकल हो रहा है। दे आर एडल्ट्स हु गेट प्लेजर फ्रॉम मेकिंग द चिल्ड्रन वॉच इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। हाँ, वो टच नहीं करा है आपके बच्चे को, लेकिन वो बिठा के गलत चीज दिखा रहा है और वो खुश हो रहा है कि मैं बच्चे को ये गंदी चीज मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, राइट। दूसरा तरीका ये है कि वो बच्चे को खुद नहीं टच कर रहा, लेकिन वो दिखा रहा है, अपने आप को टच कर रहा है, बच्चे को दिखा रहा है, राइट। I'm telling you on this topic, I've seen everything. I've seen so much that I don't trust anybody. but मैं हर बार जब हमारे पास स्कूल से इस कॉन्सेप्ट पे कोई कंप्लेन आती है और हम उस पे काम करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं रूट में कोई इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर होता है, राइट। अब वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल, वो एक अलग मौजूद है, लेकिन किया ना, एक्सपोजर हुआ है बच्चे का, तो उसने चीज सीखी। अब how you touch boundaries, how you teach your children boundaries, तो ये वो टॉपिक है जो आई फील दैट प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। प्लीज स्टार्ट teaching your children, exposing your children with the correct information from an early age, right। तो 2 इंस्टीट्यूट्स का मैंने नाम लिया है, एक आहंग है जो कराची बेस्ड है, दूसरा साहिल है जो इस्लामाबाद बेस्ड है। साहिल ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल वेबसाइट, उन्हें छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई हैं, टीचिंग वीडियोस हैं। आप अगेन अपने बच्चों के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप स्कूल्स वर्कशॉप्स में भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्यूटीफुल वर्क, आई मीन काम हो रहा है ना। तो हमेशा ये 2 इदारे हैं जो मैं कहती हूँ कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है, और इसके ऊपर आप थिंक अबाउट स्टार्ट टीचिंग योर चिल्ड्रन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो खैर, आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। मेरे को बहुत सारी बातें हो गई और मुझे पता है कि थोड़ा सा इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग होते हैं, बट आई वॉन्ट टू मेक यू अ लिटिल अनकंफर्टेबल, आई थिंक इंटेंशनली, सो दैट यू अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, फिर भी थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से अगर मैं बात करूं और इमोशंस की बात करूं तो इट कैन डिस्टर्ब यू,
राइट। सो इमेजिन कि जब हमने कंक्लूड कर दिया, हमने कंफर्म कर दिया कि इमोशंस बाय बर्थ हैं, तो हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर इमोशन है। तो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा है, चाहे वो 2 साल का है, 2.5 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो भी फील करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं बच्चे को क्या पता, हाँ ना ना, children also feel, children also feel. They sometimes don't have the vocabulary to be able to explain, and that makes it difficult. Even counseling becomes very difficult because वो explain ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो आधा टाइम हमारा काउंसलिंग में चला जाता है उनको पहले vocabulary देने के लिए कि बेटा this is what it's called, and then let's try and help you, right? तो आप उस काम को आसान करने के लिए, आपके बच्चे को एक sort of बैलेंस देने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, सब फील करते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, ये मैं क्या करूं इज अनदर टॉपिक, पहले सीख तो लो कैसा होता है। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल यही था कि इमोशनल लिटरेसी, टीच योर चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज व्हाट आर इमोशंस, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, सॉरी, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई योर इमोशन, और तीसरे लेवल पे हाउ डू यू फील द इमोशन इन योर बॉडी। आज इतना ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। राइट। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका होमवर्क भी यही है, मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगी, एंड आई वांट यू टू ट्राई, वांट यू टू गो एंड लुक एट दिस डमी। ये बिल्कुल ऐसा ही आता है, ये पिक्चर ऐसे ही होगा कि एक बॉडी का वो बना हुआ है आउटलेट। आई वांट यू टू लुक एट इट एंड आई वांट यू टू थिंक that how do you feel when you are upset or angry or happy, आप अपने बॉडी में कहाँ फील करते हो। तो ये 2-3 है, और अभी खैर टाइम वो हो रहा है, बैकग्राउंड में अजान भी शुरू होगी, बट लुक एट हाउ एक्सप्रेसिव this can get, right? How much a person can learn about themselves. So इसको इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और कल भी देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इसको हम कहते हैं बॉडी स्कैन, कि आप पहले अपने इमोशंस को समझो कि किधर है मेरा इमोशन, कहाँ है मेरा इमोशन, कहाँ मैं फील कर रही हूँ। फिर हम मैनेजमेंट पे जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह रिलैक्सेशन पे जाएंगे। ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज आई कैन अगेन हियर द अजान इन द बैकग्राउंड। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल पिक इट अप फ्रॉम टुमारो and focus on the last, which is managing all these emotions and behavior.